अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यूक्लियस एट नाइट। आज हमारे पास एक मेहमान नहीं, आज हमारे पास बहुत सारे मेहमान हैं। और न्यूक्लियस एट नाइट का जो मकसद था वो ये था कि जितने भी रियल एस्टेट मार्केट, पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसके अंदर जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम बैठ के गपशप लगाएं, तबसरा करें मार्केट में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो मार्केट में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, किस तरह इस मार्केट में आए थे और उनका इस मार्केट के बारे में क्या तासुरात हैं, क्या फ़ीडबैक है। तो उस लिहाज से मैंने रियलाइज़ किया, मुझे ये फ़ील हुआ कि जो न्यूक्लियस मार्केटिंग की टीम है वो भी ज़ाहिरी बात है इस मार्केट में एक अहम स्टेक होल्डर का किरदार अदा करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम अच्छी खासी बड़ी है, 3 दफ्तर हैं, लेकिन मैं 4 दफ्तर हैं बल्कि, लेकिन मैं सारी टीम को तो एक साथ यहाँ पे ला नहीं सका। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं पिक करूँ उन लोगों को जो मेरी पूरी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आज हमारे पास मौजूद है न्यूक्लियस मार्केटिंग की टीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इनका सलाम उनका सलाम नहीं है इसके अंदर, तो मैं ज़रा इंट्रोड्यूस कर दूँ। वी हैव जवेरिया इन द हाउस। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम। वी हैव अरूज इन द हाउस। अस्सलाम वालेकुम अरूज। वालेकुम अस्सलाम सर। वी हैव उमर भाई इन द हाउस। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। माइक करीब कर दो। एंड वी हैव जुबैर इन द हाउस। थैंक यू। मैंने भी इस्लाम बोला नहीं था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर ये आ गया पॉडकास्ट में। एंड वी हैव आवर ओन इमरान खान स्लैश मशूद। अस्सलाम वालेकुम मशूद। सिंगाल खैरियत है जी, तबीयत खैर है। तो देखें जिस तरह हमने पश्तो रिप्रेजेंटेशन भी अपनी टीम के अंदर यहाँ पे रखी हुई है, और हमारे पास चौधरी हज़रात भी हैं, हमारे पास हाफिज़ भी हैं, हमारे पास कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी हैं, और अरूज कहाँ रिप्रेजेंटेशन करेगी हम देखते हैं, कब लोग आप लगाते हैं इस पर। तो हम नॉर्मली यहाँ पे इस तरीके से करते हैं पॉडकास्ट के, जितने हमारे मेहमान होते हैं हम उनसे पूछते हैं कि आप का बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से आप रियल एस्टेट के अंदर आए हैं। सो मैं चाहता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट सा अपना इंट्रोडक्शन करना है आपने। अहम सवाल ये है कि आप रियल एस्टेट के अंदर कैसे आए, क्योंकि जिस एज ग्रुप से आप सब बिलोंग करते हैं, तो मेरे ख़्याल से मैं भी ठीक होऊंगा ये कह कर के हमारे वालिदैन, आपके वालिदैन जो हैं उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन रियल एस्टेट का भी किसी ने सोचा नहीं था। तो आप किस तरीके से रियल एस्टेट में आए? एंड आई थिंक एवरीवन हैज़ वर्कड इन रियल एस्टेट एटलीस्ट मोर देन हाफ अ ईयर, और कुछ तो साल 2 साल ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसलिए सवाल बड़ा अहम है कि जो ये एज ग्रुप है ये रियल एस्टेट के अंदर कैसे आता है। फिर हम बाद में गपशप लगाते हैं कि वो अच्छा है बुरा है। तो मशहूद से स्टार्ट करते हैं, बारी बारी हम अरूज तक पहुँचेंगे। मैं सवाल कर चुका हूँ। रियल एस्टेट में आप कैसे आए? रियल एस्टेट बस बिजनेस का शौक। फिर मैंने सर्च किया कि मैं कौन सी ज्वाइन करूँ, फिर न्यूक्लियस मार्केटिंग का प्रेशर, फिर ये भी पता चला कि ये वहाँ पे तकमान और वो सवामी के भी। अच्छा, फिर मैं ज्वाइन किया। तो ये वजह थी? नहीं, बिजनेस का शौक था। अच्छा, पर बिजनेस में रियल एस्टेट स्पेसिफिकली था या वो उसकी वजह कोई ख़ास? उसकी वजह खास, मेरा कज़न भी है, वो भी पहले जाता था कभी एक मार्केटिंग कंपनी में, कभी इन्वेस्ट करता था, वहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया मिल गया। फिर मैंने कहा कि मैं रियल एस्टेट कज़न ने पैसे बहुत कमाए थे में कमाए हैं। तो मतलब वो एक किस्म की मोटिवेशन थी कि यू फिगर्ड आउट कि इसमें पैसे हैं। तो मतलब ये भी एक अहम फैक्टर है हमारी जवान पीढ़ी के लिए कि पैसे जिस तरफ हों वो अट्रैक्ट करता है बंदे को। और पाकिस्तान में रियल एस्टेट ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ द गुड इंडस्ट्री जहाँ पे आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं। ठीक है, ज़ुबैर आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर है और मैं बेसिकली मुल्तान से आया हूँ। मुझे न्यूक्लियस में लाने वाले मेरे एक उस्ताद हैं जिनसे मैंने हिफ्ज़ किया है, मदरसे में उनसे पढ़ा है, मौलाना इसहाक़ साहब। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वो ये कि मुल्तान में मैं अपना छोटा मोटा काम कर रहा था, तो वो आए और उन्होंने मेरे बड़े भाई से बात की। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहा है, मतलब मदरसे में पढ़ के दरस निज़ामी करके उस करने के बाद ये दुनियादारी में लगा हुआ है, तो अगर इसने दुनियादारी ही करनी है तो मेरे साथ जाए। मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, रियल एस्टेट मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था यहाँ आने को, रियल एस्टेट में आने को, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था। बेइज्जती नहीं करनी, बिल्कुल भी दिल नहीं था। अच्छा, कंटिन्यू करें और मेरी तरफ देखें। जी, तो बिल्कुल भी दिल नहीं था यहाँ आने को, रियल एस्टेट को ज्वाइन करने को, लेकिन इसहाक़ साहब ने बहुत ज़ोर दिया मेरे बड़े भाई को। मेरे बड़े भाई को बिल्कुल कन्विंस कर दिया। उन्होंने कहा कि जी यहाँ आ जाएं, यहाँ पे बहुत पैसा है, लाइक एक डील करेंगे 3-4 लाख रुपए जेब में। तो 3-4 लाख रुपए तो वहाँ पे हम नहीं कमा पा रहे थे। तो आपके उस्ताद
जो ख़ुद भी मतलब हिफ्ज़ सिखाते थे दूसरों को, हिफ्ज़ कराते थे दूसरों को, उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर पैसा कमाना है, दुनिया मतलब में तरक्की करनी है, तो रियल एस्टेट एक अच्छी फील्ड है। और आप उनके शागिर्द थे तो आपको उन्होंने बोला कि इस तरफ लाजिम आए, तो फिर आप आए, एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर? मैं आया, मैं लाहौर में मैंने ज्वाइन किया न्यूक्लियस को, वहाँ पे मैं काम कर रहा था। इसहाक साहब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बीच में फिर मेरी मुलाकात हुई हमारे CEO अरसलान साहब से। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे हेड ऑफिस चलें इस्लामाबाद। तो मेरा बिल्कुल भी इस्लामाबाद आने का दिल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ पे PR बनाई हुई थी, 3-4 महीने काम किया हुआ था। लेकिन वो बस उन्होंने कहा कि तुम चलो। मैं आ गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आके अरसलान सर ने जो सपोर्ट किया, न्यूक्लियस ने जो सपोर्ट किया, फिर मेरा यहाँ से जाने का दिल नहीं हुआ, और तब से मैं न्यूक्लियस पे हूँ। आपका दिल बहुत नहीं करता, फिर करता है, फिर नहीं करता, एज ऐसी है। उमर भाई? Everyone, what I was working before with like self-diplomatic mission, like American embassy, Australian High Commission, Myanmar embassy, British consul. तो मेरी अपनी भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ थोड़ी बहुत ही प्रॉपर्टी थी, लाइक 12-15 करोड़ की। तो फिर उसमें उसको हेलीकॉप्टर भी मैं ही कर रहा था, और उसको रेंट पे ऑफ करना, लाइक और पॉट्स वगैरह लेना। तो मेरा इंक्लाइन काफ़ी बढ़ता जा रहा था रियल एस्टेट की तरफ, प्रॉपर्टी की तरफ। तो मुझे ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फील्ड लगी। फिर मैंने वर्टिकल में थोड़ा सा काम किया, हाई रेज जो अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है। तो आपको कौन लेके आया इस तरफ? क्योंकि वो फैमिली में मैनेजमेंट करते हैं, वो करते करते आप इस तरफ आ गए थे? मैनेजमेंट भी चला था, फिर मेरा फ्रेंड सर्कल जो इस तरह वो भी बस था काफ़ी, ठीक है। तो और मेरे को थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए पहले ही नहीं। तो मैं जब करता गया तो मेरा इंटरेस्ट मतलब होता गया, क्योंकि आप जब जॉब करते हो तो जॉब के अंदर आपको लाइक एक आपकी फिक्स डॉलर है या पाकिस्तानी रुपीज़ है, उसके अंदर आपको मतलब आपकी सैलरी होती है, दैट इज़ फिक्स, यू नो, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको वो मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट ये सारी फील्ड में आप काम करते हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ नो लिमिट, आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ी, लेकिन रिस्क भी तो है ना? risk is there, but if you are dedicated, motivated, and you have some innovation and creative ideas in your mind, it will definitely lead to the success, you know. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा डेवलपमेंट सेक्टर, डिप्लोमेटिक सेक्टर से रियल एस्टेट की तरफ आने का? फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि आप डिप्लोमेट्स के साथ काम करते हैं, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल होता है, ठीक है। आपको मतलब दिस नेवर हैव टू बॉदर अबाउट द मनी, वो आप बड़ा रिलैक्स होते हैं, कंफर्ट एक जोन होता है, उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बट इट्स क्वाइट डिफरेंट एक्सपीरियंस वर्किंग विद पाकिस्तानी पीपल, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी अच्छा है, मैं इसको इंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूक्लियस मैंने लाइक लास्ट ईयर में बहुत पार्क व्यू में प्लॉट लेना चाह रहा था, तो न्यूक्लियस की एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थी, उन्होंने मुझे थोड़ा ब्रीफ किया, काफ़ी ब्रीफ किया, लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे फ्रेंकली, तो थोड़ा टाइम गुजर गया। तो फिर क्योंकि न्यूक्लियस का आइडिया तो मुझे हो गया था कि ये कंपनी है, तो प्लॉट फिर मैंने किसी और कंपनी से ले लिया था, ठीक है। लेकिन ये है कि जब मेरा ये प्रोजेक्ट लास्ट जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था वो फिनिश हुआ, हाई राइज का, तो फिर मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग के शौक से चला गया। जब वापस आया तो मिस आयशा से मैंने मुलाकात हुई, उन्होंने इस कंपनी से मुझे दोबारा डीपली इंट्रोड्यूस। वो सेल एग्जेक्टिव कौन थी जो पार्क में आपको डील करा रही थी? आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट आई मेट द प्रीवियस ऑफिस। अच्छा, अब वो नहीं है ऑफिस में? अब ऑफिस में अच्छा, हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी आ जाए, या फिर एज ऐसी है, किसी की शादियाँ रहती हैं, ज़ुबैर की भी शादी होने वाली है, फिर शायद बीवी काम ना करने दे, क्या पता, देखते हैं हम लोग। जवेरी की तरफ आते हैं। थैंक यू उमर भाई। तो जवेरी सवाल वही है, और क्या आप रियल एस्टेट में कैसे आई? सबसे पहले हेलो एवरीवन। मैं बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी, और ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो मैंने रियल एस्टेट के बारे में कभी मतलब नहीं सुना था, ना मुझे इसका आइडिया था। तो मैंने अपनी जब बैचलर्स कंप्लीट किया तो उसके बाद लाइक 6 to 7 मंथ हो गए थे ऐसे फ्री बैठे हुए थे घर पे। मास्टर्स का प्लान बन रहा था लेकिन स्टार्ट नहीं किया था, तो फिर सोचा कि टाइम वेस्ट घर में बैठ के करें तो कहीं अप्लाई करते हैं, कुछ करते हैं। तो बस वहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किया। बेसिकली यहाँ पर मार्केटिंग के लिए नहीं आई थी, क्योंकि मैं मार्केटिंग से भागती थी, मेरे ये फील्ड नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसके लिए नहीं बनी। तो बस यहाँ पर आई, जो यहाँ के HR थी उन्होंने कहा कि आप मतलब ट्राई करके देख लें, तो ट्राई किया, बस अभी स्टार्ट कर क्या आइडिया किसने दिया था? दिया। आइडिया किसी ने नहीं दिया था, तो होनी का सामने पे पोस्ट आई थी इसके लिए देने के लिए आई थी। अच्छा, मतलब
वो इसमें ही है। तो कैसा फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा? व्हाई डिड यू स्टिक टू इट? गुड। एंड द रीज़न इज़ मनी और कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो रहे हैं, पीपल स्किल्स बेहतर हो रहे हैं? इंट्रैक्शन एंड सोशल सर्कल। अच्छा, वो आपको मतलब थोड़ा सा इंट्रीग का मुझे शुरू से अपनी लाइफ में गैप लगता था कि ये मेरा नहीं है। हाँ, जिसकी वजह से आप डरती थी मार्केटिंग से, लेकिन फिर वो बेहतर हो गया आप जाके। ज़बरदस्त। अरूज? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एंड सर, मेरा इस फील्ड में आने का एक बिल्कुल ये था कि टोटली मेरे लिए एक स्ट्रेंज फील्ड थी। लाइक मैं इससे पहले मुझे लगता था कि मार्केटिंग और ये रियल इस्टेट मतलब नहीं होता कुछ भी। लाइक मुझे यही होता था कि इस फील्ड में लड़कियां इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो देन मेरा इससे पहले का एक्सपीरियंस बैंकिंग में था। मैं बैंक में होती थी और उधर मेरे क्लाइंट थे, तो उन्होंने मुझे सजेशन दी कि आप इधर इतनी अच्छी वर्किंग करती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं। और मैं लोगों के स्टेटमेंट्स भी देखती थी जो मेरे क्लाइंट्स होते थे उनकी, तो वो रियल इस्टेट से रिलेटेड जो होते थे। हाँ, तो उन्होंने मुझे सजेशन दी कि आप इससे अच्छा अगर रियल इस्टेट की फील्ड में आएँ तो आप ग्रो भी कर सकती हैं। फिर उससे पहले कुछ अर्सा पहले ही 6 मंथ्स अगो मेरी सिस्टर ने ज्वाइन किया था। तो मुझे उस टाइम उसकी समझ नहीं आती थी ये करती क्या रहती है, मतलब, और कहती है ये काम भी मज़े का है और हम तो ये फाइल शाइल क्या है? हाँ, हाँ, मुझे ये नहीं होता था कि फ़ाइल शाइल क्या है, ये क्या लगी होती है कि क्लाइंट को पिच करना है। ये उसकी मैं टर्मिनोलॉजी सुन के मैं कहती थी तुम्हारा टोटली अनप्रोफेशनल वर्क है। मैं उसको इससे पहले ही बोलती थी कि तुम क्या अनप्रोफेशनल बिहेव और वर्क कर रही हो। तो वो कहती थी नहीं, तुम देखना कि तुम्हारी एक स्ट्रिक्ट रूटीन होती है। हाँ। मैं देखती हूँ तुम रात को जब शाम को 6 बजे के बाद आती हो, तुम इतनी एग्जॉस्ट होती हो, तुम कुछ भी नहीं करती हो। वो मैं रियल इस्टेट से आने के बाद उसका चील होता था, उसने बाहर गॉसिप्स करनी, खाना पीना, घूमना फिरना, और मैं इतनी ज़्यादा गॉसिप ज़रूरी है ना? मुझे इतना हेडेक होता था कि मैं कहती थी कि बस अब मैंने सोना है। तो उसके बाद उसने मुझे सजेशन दी कि नहीं, तुम ऐसा करो, अपनी फील्ड चेंज करो, तुम मेरी वाली फील्ड में आके देखो, अगर मेरे ऑफिस नहीं ज्वाइन करना, तुम किसी और रियल इस्टेट के अच्छे ऑफिस में चले जाओ। तो मैंने फिर इससे पहले न्यूक्लियस से पहले 1-2 कंपनीज़ में वर्किंग की, लेकिन मुझे उधर वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला। मुझे वो वैसा, वहाँ पे काम मैं करती थी, मेरी सेल्स भी होती थी अच्छी, लेकिन मुझे वहाँ काम करने का मज़ा नहीं आया। फिर जब मैं न्यूक्लियस में आई, उससे ज़्यादा मेरी सेल्स हुई और मुझे काम करने का भी मज़ा आया और मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ और यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स और बेटर हुई। मैंने, मतलब, एक कहते हैं ना, आप लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके माइंड को आप देख रहे हैं और साइकोलॉजिकल उनके माइंड के साथ आपको समझ आ रहा है कि आप किस तरह आपने सेल्स करनी है। और मुझे इस तरह से एक इंटरेस्टिंग फील्ड लगती है और अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं फील्ड को छोड़ के कहीं और मूव करूँ। बैंकिंग में मैं कहीं और जाऊँ? बिल्कुल, कहीं भी। अच्छा, मज़े की बात अब ये है कि आपने बीच में ये बता दिया कि मैं जहाँ काम करती थी वहाँ मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आता था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पॉडकास्ट लोग देखते हैं इनकी ऐसी बात हमारे पॉडकास्ट देखेंगे। अब इन 5 ग्रुप में मशहूद की पहली, मतलब, एक बारी है रियल एस्टेट में काम करने की। न्यूक्लियस इज़ फर्स्ट कंपनी और ज़ुबैर की भी पहली कंपनी है। आपकी इससे पहले भी कंपनी रह चुकी है, आपने भी जिस तरह बताया आप भी हाई एज काम कर चुके हैं। सो अब आप तीनों से मैं ये सवाल करता हूँ कि फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आते हैं मार्केट की तरफ, एंड जो स्टेक होल्डर के तौर पे आप लोगों का अहम किरदार है। लेकिन थोड़ा सा मैं न्यूक्लियस को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अमूमन हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर हजरात, दोस्त यार, फैमिली, अहबाब, जितने भी आप लोग हैं हमारे हैं, वो देखते रहते हैं ये पॉडकास्ट और ये वीडियोस। तो उनके मैं थोड़ा सा आप लोगों की ज़बानी कुछ बुलवाना चाहता हूँ, तो और सच बोलना है। जो कमियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं, वो आप बिल्कुल ही पब्लिकली बोल सकते हैं। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस एट न्यूक्लियस एज अ रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी, एंड मैं कहूँगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कस्टमर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप तीनों जब किसी कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं तो आपकी रेपुटेशन एट स्टेक होती है। फोर फ्रंट पे आप खेलते हैं, बैक पे आपकी कंपनी है ना। सो फिर भी उस इक्वेशन में आपको क्या लगता है कि एज अ कंपनी, एज अ बैकबोन, न्यूक्लियस क्या और किस तरीके से एक बेहतर किरदार अदा कर रही है कंपेयर टू अदर कंपनीज दैट यू हैव वर्कड विद? आपको क्या यहाँ पे ज़रा बेहतर लगता है? थोड़ा सा अगर हमारे कस्टमर्स के सामने तारीफ़ हो जाए। सर, एज़ कम्पेयर मुझे ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस ना एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और उसके साथ साथ आफ्टर सेल सर्विसेज है न्यूक्लियस में। और लाइक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, जो मेन चीज़, उसका ट्रस्ट करना कंपनी पे, क्योंकि आजकल कोई इन्वेस्टमेंट करने का माइंड हर इंसान का होता है, लेकिन मोस्टली को ये होता है कि मैं सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहता हूँ और अपनी अमाउंट की सिक्योरिटी हर कस्टमर चाहता है। हर क्लाइंट को होता है कि जो मैं अमाउंट दे रहा हूँ उसमें मुझे सिक्योर जोन भी प्रोवाइड किया जाए। तो न्यूक्लियस का ये है कि वो जिस तरह आप लोगों का होता है कि रिसीविंग प्रॉपर साइन एंड स्टैम्प और सेम डे पे सारी चीज़ें आप लोग प्रोवाइड करते हैं
और फिर उसके बाद सोसाइटी से भी जितना हेडेक होता है वो न्यूक्लियस का होता है। लाइक अगर आपको हो कि अभी एक अमाउंट ले लिया और कल को उसका रेट चेंज हो रहा है, लाइक टोकन भी ले लिया, तो आप वो लोग टोकन भी नहीं पकड़ते कि नहीं हम रिस्क नहीं लेते। सो वो क्लाइंट के एंड से आप लोग रिस्क नहीं लेते। यही वजह है कि क्लाइंट को होता है कि सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और मैं अगर कल कोई नहीं कहता भी हूँ कि मुझे सेल करना है, मुझे इसकी इंस्टॉलमेंट सबमिट करवानी है, तो हम लोगों में ये नहीं होता कि नहीं सर हमने इसको सेल कर दिया, हमने इसको पूछना नहीं है। मोस्टली कंपनीज में होता है कि सेल हो गई बस बात ख़त्म, डाउन पेमेंट सबमिट हो गया बात ख़त्म। तो नो आफ्टर सेल सर्विसेज मोस्टली जो कह लें दूसरी कंपनीज के फ्लॉज कह लें आप, एक उनका ड्रॉबैक है कि वो आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं देते। लेकिन मैं समझता हूँ कि एट न्यूक्लियस पे कभी कभी मैंने देखा है थोड़ा सा कमी बेशी इसमें हो जाती है। तो आपको क्या लगता है उसकी वजह क्या है? मैं समझता हूँ उसकी वजह ये है कि टीम बहुत बड़ी है, तो बीच में एक कस्टमर दो कस्टमर कभी कभी इधर उधर शायद हो जाता हो। लेकिन आई गेस इट्स अ गुड पॉइंट कि एट कोर वैल्यू ये चीज़ तो ज़रूरी होनी चाहिए आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि कस्टमर की परचेजिंग उसका घर बनाने का या प्लॉट खरीदने की पूरी जर्नी में आप शरीक हो ना, रादर दैन जो आपने बात की और अगर हम उसी अल्फाज में इस बात को करें तो ज़रा डरावनी लगती है कि प्लॉट बेच दिया बस नंबर ब्लॉक कर दो। तो आई थिंक इसका फ़ायदा तो ये भी होता है कि वर्ड ऑफ माउथ भी चलता है। आपको कोई कस्टमर फ़र्ज़ करें कोई मिस्टर अकरम आया, उसने आपसे कोई प्लॉट लिया और आपने उसको आफ्टर सेल सर्विसेज, प्री सेल सर्विसेज, मिड सेल सर्विसेज प्रॉपर तरीके से दी, पूरा उसकी जर्नी को हमवार बनाया, तो वो आपको लाजिम किसी और को रिकमेंड करेगा। डेफिनेटली, क्यों नहीं, उसको एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है ना। और इतने लोगों तक हम नहीं अप्रोच कर सकते जो अपनी सोसाइटी का सर्कल वो उनके माइंड में कि मैंने बुकिंग करवाई है, आप लोग भी बुकिंग करवाएं, अपने दोस्त यार किसी फैमिली गैदरिंग में या वटेवर, क्योंकि पाकिस्तान में ये मैटर बहुत करता है जी। आप तो क्रेडिबिलिटी के लिए, आपकी रेपुटेशन की इंटेक्टनेस के लिए किसी की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। डेफिनेटली। आप बताएं जवेरिया, सो व्हाट डू यू सी डिफरेंट इन न्यूक्लियस? कुछ अच्छा कुछ बुरा? अच्छा, इससे पहले जिस कंपनी मैंने न्यूक्लियस से पहले जिस कंपनी में काम किया था वहाँ पे इन्वेस्टर डीलर्स इनके साथ कांटेक्ट अलाउ ही नहीं था, एंड यूज़र पे वर्किंग थी। जब मैं यहाँ पर आई तो दिस वाज न्यू फॉर मी। तो उसमें ये था कि लाइक उनके साथ इंटरेक्शन, उसके बाद यहाँ पे एक मेरा हुआ था कि उनकी पेमेंट का मतलब इशू हुआ था। तो मुझे एक वो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि उनको हमने एंड तक प्रोसीड किया, उनको हमने बीच में नहीं छोड़ा। ठीक है, हमने उनको पेमेंट मतलब हमारे पास आई, जो भी इशू हुआ उसको हमने रिजॉल्व किया, एंड ही सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ हैप्पी विद अस। ठीक है, तो वो अभी तक मेरे साथ कनेक्शन में है, उनकी डील्स आती हैं, वो मुझसे कांटेक्ट में रखते हैं। तो आई थिंक कि ये एक मतलब न्यूक्लियस का प्लेटफॉर्म अच्छा है। दूसरा, यहाँ के मैनेजर्स, अगर कोई इन्वेंट्री है, कोई चीज़ है नहीं मिल रही, तो सब एक मतलब कंबाइन होकर उस चीज़ को ढूंढने में मार्केट से मदद करते हैं। कोई इशू आ जाता है तो सब एक होते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर। अभी बीच में एक सवाल फिर मैं उमर भाई की तरफ आता हूँ इस सवाल के जवाब के लिए। अरूज ने मेंशन किया था बीच में कि फ़ीमेल्स के लिए शायद ये फील्ड नहीं है, मैं ये सोचती थी, एंड देन आई सी लॉट ऑफ फीमेल्स नाउअडेज इन रियल एस्टेट। हर दफ्तर में आधी नहीं तो 30% फीमेल्स तो होती हैं फील्ड में। सो उस लिहाज से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि आया ये फील्ड फीमेल्स के लिए पहले तो मैं बात करूँगा सेफ़ है कि नहीं, एंड देन क्या वो उसको ईज़िली समझ पाएंगी, और क्या उसको क्लाइंट से डीलिंग करते हुए कोई मुश्किल तो नहीं पैदा होगी, क्योंकि ये टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स काफ़ी इसमें मतलब डिफरेंट हर्डल्स हैं कि एज अ गर्ल यू वुड फील कि मुझे इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन देन आई सी कि अल्हम्दुलिल्लाह भी मतलब इस फील्ड में काफ़ी फ़ीमेल्स आ रही हैं। और उमूमन ऐसा भी तो होता है कि कुछ फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होता है या गॉड फॉरबिड ही हैज़ पास्ड अवे, तो फिर फ़ीमेल को ही उस चीज़ को चलाना होता है। सो उसको कंफर्टेबल रहेगा अगर एक फ़ीमेल के साथ वो राब्ते में रहे। सो इस बारे में आपकी क्या राय है फॉर ऑल द यंग गर्ल्स आउट देयर हु माइट बी थिंकिंग कि मैं रियल एस्टेट में काम करूँ कि नहीं करूँ? इफ़ दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल तो वो ही कर सकती हैं। ओके, और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं मार्केट की, आप देख लें सर्वाइवल की बात देख लें, तो वो हर जगह पे बंदे को खुद करना पड़ता है। ये है कि इससे पहले कॉन्सेप्ट था जो हमारे मतलब फोर फादर्स या हमारे बड़ों ने कॉन्सेप्ट डाला हुआ था कि मार्केटिंग की फील्ड नहीं है, या तो टीचिंग प्रेफर की जाती थी या फिर कोई ऐसी फील्ड हो जो ऑफिस जॉब होती थी। ठीक है, तो अब तो माशाल्लाह देखा जाए तो जितनी रियल एस्टेट कंपनीज हैं उन सब के ऑफिसेज हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट है। तो आई थिंक कि अब ये सेफ, अब वो टिपिकल प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस नहीं होता। एस्पेक्ट आता था जो माइंड में डाला जाता था कि ये मतलब एक मतलब सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट क्लाइंट डीलिंग। अब इस तरह देखा जाए तो नहीं है, हर बंदे ने ऑफिस बनाए हुए हैं, हर बंदे ने मतलब ऑन सीट बैठ के काम करना है। तो इतनी इंटरेक्शन जो अपने क्लाइंट के साथ करते हुए हम डेली बेसिस पे अपने फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी करते हैं। तो आई थिंक इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस एज वेल।
आपको ये स्ट्रॉन्ग बनाती है टू एग्जैक्टली टू लिव इन द वर्ल्ड आउट देयर। बनाती है पीपल स्किल्स से अच्छे होते हैं। थैंक यू उमर भाई। तो वो पिछले वाले सवाल पे आते हैं कि आपने डिप्लोमेटिक सेक्टर में तो काम किया, आई थिंक हम वहाँ तक शायद ना पहुँच पाएँ, डेवलपमेंट सेक्टर तक शायद ना पहुँच पाएँ, लेकिन दैन यू वर्कड इन हाई राइज वाले सेक्टर और डिफरेंट, वो भी रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी, रियल एस्टेट का ऑफिस था। सो व्हाट डू यू सी डिफरेंट इन न्यूक्लियस? क्यों आपके दिल में ये आया कि शायद मुझे न्यूक्लियस ज्वाइन करनी चाहिए? इनकी एक ब्रांड रिकग्निशन है मार्केट के अंदर, कि ब्रांड रिकग्नाइज किया जाता है जस्ट बिकॉज कि हम लोग एक प्रोफेशनली वे में काम कर रहे हैं। लाइक हम लोग कोई डीलर्स को या कोई भी एंड यूज़र है उनको कोई चीज़ चिपका नहीं देते। हम 5,000 या 10,000 किसी दूसरे बंदे के बेनिफिट के लिए हम लोग उसको सेलिंग में, हमारा ये पर्पज़ नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है यहाँ पे कि हम लोग एक लाइक सेल्स आफ्टर सर्विसेज उसको दे रहे हैं, ठीक है, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक वो एंड तक कोई भी इसमें डील कर रहा है या कुछ भी कर रहा है वो उसके साथ ही है, ठीक है। अपने कुछ पैसों के लिए, कमीशन के लिए हमारी कंपनी की ये पॉलिसी नहीं है कि हम उसके साथ लाइक उसको कुछ फेक चीज़ सेंड करें या अपने कमीशन के लिए कुछ गलत करें इस तरह। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है हमारी कंपनी। और दूसरी कंपनीज़ को मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है, लाइक जो टिपिकली प्रॉपर्टी डीलर टाइप बंदे हैं बैठे हुए और वो कंपनियाँ चला रहे हैं, ठीक है, 3-4 उन्होंने फीमेल हायर कर लेनी है और समझ लो एक कंपनी बना रही है, उन्होंने 8-10 फाइलें उन्होंने निकाल देनी है और कहते हैं जी हमारी कंपनी, ठीक है। और इनको ये नहीं एथिक्स ना उनकी कोई प्रोफेशनलिज्म है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। चूना मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सारे लोगों को चूना एसोसिएट्स। जो ना एसोसिएट और ऐसी कंपनीज भी मेरे देखने में आई है कि जो लाइक फेक फाइल्स की ट्रेडिंग कर रही हाँ, एनएमसी में हुआ, न्यू मेट्रो सिटी में हुआ, हैं। किंगडम वैली में ऐसा हुआ है। जी, तो इसी तरह कंपनीज है जो फेक इस तरह की चीज़ें हम लाइक मार्केट में सेल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारी कंपनी एक लाइक टॉप इमर्जिंग कंपनीज अगर देखा जाए ट्विन सिटी में तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है और मुझे लाइक अच्छा फील हो रहा है कि इस कंपनी के साथ काम में। अच्छा, मैं भी इस तरफ आना चाहता हूँ और ये सवाल फिर आप दोनों के लिए भी है। ज़ुबैर से खास कर मैं पूछता हूँ, चलें, कि जो ज़ुबैर आप हमारी टीम में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डीलर नेटवर्क में काम करते हैं, जितने भी बाकी मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके साथ आप ज़्यादा काम करते हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बल्क में होती है, मैं देखा है। लेकिन फिर यहाँ पे मेरी ख्वाहिश ये होती है कि हम एंड यूज़र को ज़्यादा ट्रीट करें, उनको ज़्यादा डील करें, क्योंकि मुझे लगता है कि डीलर मार्केट में आपको प्रोडक्ट नॉलेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ बस पता होना चाहिए कि 4 लाख की चीज़ आ रही है और 4-10 में देनी है, 4-20 में देनी है। और फिर वो मैं देखता हूँ आपके सेल्स मैनेजर भी ये बात कर रहे होते हैं, मैं भी हमेशा ये बात करता हूँ कि यार प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से समझो, उसकी नीटी ग्रिटीज़ तक उतरो। मतलब ठीक है, ये लोकेशन है, ये ऑनर है, ये कटिंग है, ये तो हो गई बात, लेकिन ये किस एरिया में वाक़ है, ये एरिया क्यों अच्छा है, कब ये ग्रो होगा, इस तरह पहले किस तरह की अपॉर्चुनिटी आती थी जिनको लोगों ने दरगुजर किया, फिर वो ग्रो हुए। मतलब मैं समझता हूँ कि प्रोडक्ट नॉलेज को ज़्यादा सीखना चाहिए। तो और फिर डीलर नेटवर्क में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। आपका एक्सपीरियंस डीलर नेटवर्क का ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करके एंड यूज़र को करना चाहिए। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि कौन सा वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है और किस वाले में आप लॉन्ग टर्म ग्रो करेंगे? सर ये है कि बेसिकली जो डीलर नेटवर्क है वो तो शॉर्ट टर्म है ना, कि आपको जल्दी ही कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे आप अपना जो भी आपके कंसर्न है वो आप पूरे कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म है वो ऑफ कोर्स एंड यूज़र पे काम करना है, वो आपके साथ देर तक चलते हैं, वो आपके लिए मार्केट से और क्लाइंट लाते हैं, अपनी सोसाइटी से क्लाइंट लाते हैं। तो मेरा तो जो मैंने मार्केट में देखा है वो एंड यूज़र पे अगर काम किया जाए, एंड यूज़र के साथ अट्रैक्शंस बढ़ाई जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एंड यूज़र को कौन सा मार्केटियर ज़्यादा इजीली समझा पाएगा, कन्विंस कर पाएगा? आया वो जो सिर्फ रेट जानता है या वो जिसको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है? सर जिसको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है वो एंड यूज़र को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर पाएगा बजाय उसके जिसको सिर्फ रेट की नॉलेज है। तो आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियस में हम लोग किस तरह ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं? सर न्यूक्लियस में 2 टीम्स काम कर रही होती हैं। एक टीम जो है वो प्रॉपर एंड यूज़र पे काम कर रही होती है, उनके पास प्रॉपर नॉलेज होती है हर एक चीज़ की, और एक टीम है जो डीलर नेटवर्क पे काम कर रही होती है। दोनों टीमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही होती हैं। जो एंड यूज़र पे काम कर रही होती हैं उनको भी रेट्स चाहिए होते हैं बाहर के, तो डीलर टीम जो है वो उनको सपोर्ट कर। आपने दोनों पे काम किया, तो आपको कौन सा वाला ज़्यादा मतलब क्रेडिबल लगा है कि किस वाले में आपको यूज़र आपका खुश होकर जाता है,
किस वाले में आपकी एंड यूज़र से इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, किस वाले में आपको पता लगता है कि एंड यूज़र को चाहिए क्या? क्योंकि मेरे ख्याल से डीलर नेटवर्क में तो आपने डीलर से बात की, वो आपकी तरह का बंदा था, लेकिन एंड यूज़र में आपने एंड यूज़र से मुलाकात की और आप एंड यूज़र से बात करते हुए जब पूरी जर्नी से गुजरे तो आपको पता लगा कि एक एंड यूज़र एक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या देखता है, और ये वाली सीख आपके आगे काम आएगी। क्या ख्याल है आपके इस बारे में? सर मैंने जब एंड यूज़र पे पहले मैंने शॉर्ट में डीलर नेटवर्क पे काम किया तो बिल्कुल एंड यूज़र समझ नहीं आता था, क्योंकि डीलर नेटवर्क में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि चल यार एक कॉल ही तो करनी है, पैसे आ जाते हैं, तो बंदा ज़रा समझ रहे हैं ना बैठा रहता है। लेकिन जब मार्केट ठंडी हो गई, डीलर नेटवर्क भी ठंडा हो गया, फिर मैं आया एंड यूज़र्स की तरफ, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी प्रोडक्ट नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, लोगों को समझने के लिए। तो आई थिंक अगर शुरू से ही मैं एंड यूज़र पे फोकस करता तो आज मेरे ऊपर वो टाइम ना आता कि मैं कहता कि यार बस मार्केट ठंडी है। तो जितने भी बाहर मार्केटिंग कंपनी में लोग हैं उनको आपकी राय क्या है कि आया डीलर नेटवर्क में ही खेलते रहें या प्रोडक्ट को समझें, अपने जो उसके निटी-ग्रिटीज़ उसकी क्यों किस लिहाज से वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? मैं सबको बस यही कहना चाहूँगा कि डीलर नेटवर्क तो एज वेल चलता ही रहता है, वो अगर आप नेटवर्क नहीं भी बनाते हैं, यूज़र्स पे भी काम करते हैं, तो डीलर नेटवर्क आपका बनता रहता है, लेकिन आपका फोकस जो है वो ज़्यादा एंड यूज़र पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म एक फील्ड में रहना है तो एंड यूज़र से बेहतर कुछ नहीं है। एंड यूज़र से आपको इन्वेस्टर्स मिलते हैं। इस बात पे किसी का कोई कमेंट है? आप तो मेजॉरिटी एंड यूज़र पे काम करती है ना, डेफिनेटली। सो आपको मतलब अपना आप ज़्यादा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट डीलर लगता है कंपेयर टू एक्स जुबैर पुराना वाला? एग्जैक्टली सर, आप एंड यूज़र को अगर उस पर वर्किंग करते हैं तो आपको लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, और दूसरा है कि आपकी स्ट्रॉन्ग पिच है, आपको मार्केट में ये नहीं होता कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट ठंडी है नहीं है, क्योंकि आपकी एक स्ट्रॉन्ग पिच होती है, आपकी कम्युनिकेशन और होती है। आपका कांटेक्ट डायरेक्ट एंड यूज़र के साथ है। जी। वो माइंड गेम होती है, उसमें आप ये नहीं देखते हो कि रेट के हवाले से वो क्या बात करेगा क्या नहीं करेगा, उसमें ये होता है कि यार ये मतलब कौन से एस्पेक्ट से सोच रहा है जिसको हमने टैकल करना है, वो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होता है। अगर मैं इस बात को पॉजिटिव अंदाज में लें तो मतलब आप समझ जाती हैं कि उसको किस किस्म के प्रोडक्ट की ज़रूरत है, मे बी उसको किसने एक्स वाई सोसाइटी का बताया हो और वो उसके लिए सूटेबल ना हो, आप उसको कोई और चीज़ पिच करते हैं। सो उस लिहाज से आपको कस्टमर को समझना ज़रूरी है, बट वो आप तभी समझ पाएंगे, और ज़ुबैर मेरे ख्याल से अभी जाकर रियलाइज़ कर चुके हैं चीज़ कि जब आप एंड यूज़र के साथ काम करेंगे और उसके लिए आपका प्रोडक्ट नॉलेज होना ज़रूरी है। उस एंड यूज़र आपसे सारे सवाल करता है, टीचर तो आपको बोलेगा हाँ जी कितने में आ रहा है, अच्छा यार 10,000 कम कर दो, पर वो ही पूछता कितने ब्लॉक्स हैं, क्या है, फाउंटेन है नहीं है, पार्क है नहीं है, कितना दूर है एयरपोर्ट से, ये वाले सवाल वहाँ पर नहीं होते ना। मशहूर मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ। सो रिसेंटली मैंने देखा तुमने रूडेड एनक्लेव पे काफ़ी काम किया। रूडेड एनक्लेव जो रावलपिंडी रिंग रोड की वजह से काफ़ी मशहूर हुआ था, अडेला रोड जो है अडेला रोड के आसपास ही ना, यस। सो उसमें आपने जो रूडेड एनक्लेव के कस्टमर्स हैं जिन्होंने परचेजिंग की हुई है, उनसे आपने रब्ता किया फीडबैक लेने के लिए कि रूडेड एनक्लेव में उनकी इन्वेस्टमेंट कैसी रही। सो मैं एक मिसाल के तौर पे एक सोसाइटी उठा रहा हूँ ना, तो उस सोसाइटी में कुछ चेंजेस आई हैं, जो चेंजेस अनफोर्सिन थी उन कस्टमर्स की तरफ से, थोड़े डिलेज भी आए डेवलपमेंट में एट्सेट्रा। तो क्या फ़ीडबैक आपको मिला इन कस्टमर्स से? आपको क्या लगा कि एक सोसाइटी में कस्टमर्स को कौन सी चीज़ जब मिले तो वो खुश होते हैं, कौन सी चीज़ नहीं मिले तो वो अपसेट हो जाते हैं, मतलब उनका दिल टूट जाता है, या वो काइंड ऑफ कहते हैं कि फील्ड ही बेकार है? फीडबैक आपको किस तरह का मिला रूडन के बारे में? रूडन के बारे में मुझे यही फीडबैक मिला है कि वहाँ पे अभी डेवलपमेंट भी हुई है। और काफ़ी लोग तो ये कहते हैं कि हमारा प्लॉट बेच दो, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। किसी को हमने कहा कि आप प्लॉट अपने पास रखे, अभी वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट है, बहुत जल्द आपको वहाँ से प्रॉफिट मिले। तो कस्टमर के लिए वजह क्या थी कि मतलब खुद ना खुश होने की? डेवलपमेंट देख कर वो देख के तो सारे के सारे कह रहे थे कि मतलब छोड़ दो, या नहीं, कुछ ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि हमारा प्लॉट बेच दे क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, काफ़ी टाइम हो गया। और खुद तो इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपका क्या ख्याल है? मतलब एक कस्टमर क्या देखता है एक सोसाइटी के अंदर, कौन सी चीज़ों को वो कौन सी चीज़ों की वो श्योरिटी चाहता है, सेफ्टी चाहता है, जिसकी बेस पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट से खुश होगा या खुश नहीं होगा? ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए कि वहाँ पे उनको स्कूल्स भी मिले, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, पार्क वगैरह सब कुछ वहाँ पे मौजूद, और डेवलपमेंट भी वो तेज़ी से करें। जितना टाइम उन्होंने दिया हुआ है ऑन ग्राउंड वो डेवलपमेंट इसी टाइम में दे दे। तो आखिरी पॉइंट मतलब ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब फर्स्ट कर रूडन ने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 2 साल में डिलीवरी कर दूंगा, और उनकी इन्वेस्टमेंट को 1.5 साल हो चुका है और कोई वहाँ पे कुछ ना देखा उन्होंने, तो इस बात से वो थोड़ा सा डर जाते हैं। जी जी। तो ऐसा क्यों होता है मार्केट में? अभी तक आपको क्या ख्याल है, ऐसा
क्यों होता है, फिर ऐसे मार्केट में फिर कस्टमर का रुझान किस तरफ चला जाएगा, क्या ये कस्टमर दोबारा आएगा मार्केट में, नहीं आएगा, ये सोसाइटी ऐसा क्यों करती है, क्या सीन है? अगर कस्टमर को सोसाइटी से प्रॉफिट मिल जाए, अगर वो ऑन ग्राउंड मतलब 4 साल का उनका प्लान है कि हम ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट करेंगे, इनको डिलीवर करेंगे, अगर वो उनको कर दे तो कस्टमर ईजीली फिर उनके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे रूडन ने ऑन साइन ले लिया, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई, तो वहाँ से कुछ लोग ऐसे थे वो कहते हैं कि हमारा प्लॉट बेच दो, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। अभी हम लोग बहुत सुनते हैं कि आपका मार्केट में जो है तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस तो हो चुका है, और उम्र भी आपका भी तकरीबन 2 साल का हो चुका है, आपको भी साल तो आपको हो चुका है। लोग कहते हैं मार्केट ख़राब है, मेरे ख्याल से रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज कहती हैं मार्केट ख़राब है, क्योंकि हमारे लिए तो कस्टमर बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। कस्टमर नहीं कहेगा मार्केट ख़राब है, उसकी तो ये फील्ड ही नहीं है ना, तो हम कहते हैं मार्केट ख़राब है। और इस बात को सुनकर या कस्टमर्स नहीं आ रहे एक दूसरे को देखकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे टाइम पे? एंड ऑब्वियसली हमारे पॉडकास्ट को लोग देखते रहते हैं कि क्या मार्केट वाकई में ख़राब है, बिल्कुल ज़ीरो हो गई है सेल्स, या क्या कोई आ रहा है? ये जो आ रहे हैं ये कौन है, और जिनसे आपका रब्ता होता है और वो लोग कहते हैं कि शायद अभी नहीं हमने इन्वेस्टमेंट करनी, तो वो कौन से वाले लोग होते हैं? क्या इन लोगों में आपने कुछ फ़र्क देखा है, किस किस्म के लोग हैं मार्केट में इस वक्त, और क्या वजह है कि जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं, और क्या वजह है कि जो नहीं ले रहे वो नहीं ले रहे, उनको किस चीज़ ने डराया हुआ है? मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर तो मार्केट के हालात ठीक हैं, क्योंकि मैं एक मार्केटिंग कंपनी चला रहा हूँ पिछले 5 महीने से, अगर नहीं ठीक होती, बिल्कुल ही ठप पे होती मार्केट, तो मैं शायद बंद कर चुका होता। मैं समझता हूँ मैं एक अच्छा कारोबारी हूँ, लेकिन अगर नहीं बंद किया उसका मतलब है कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो फिर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप दोनों से अगर शुरुआत करूँ मैं, कि क्या मार्केट में जो लोग हैं और आ रहे हैं, ले रहे हैं, ये कौन है, और जो नहीं ले रहे वो किस वजह से नहीं ले रहे? आपने कुछ फ़र्क किया इन लोगों में? बिकॉज यू टॉक टू एंड यूज़र ऑल द टाइम। कुछ लोगों का बेसिकली पर्पस होता है जिनकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, या स्पेशली नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद, जो आउट ऑफ सिटीज़ हैं, लाइक कराची हो गया, पेशावर हो गया। उनका जब हम उनको एक पिच करते हैं कि इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो दे वांट कि यहाँ पे कोई ना कोई हमारी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, तो वो मतलब इन्वेस्ट कर लेते हैं। मार्केट की अगर हम ओवरऑल देखा जाए डीलरशिप या उस पर, तो मार्केट में भी डाउन हो, लेकिन एंड यूज़र के लिए वही आपकी बात कि मार्केट कभी भी डाउन नहीं होती, क्योंकि उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, ठीक है। लेकिन जिनके ऊपर अफेक्ट हुआ है, जो वाकई में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की करंट सिचुएशन जो मतलब इन्फ्लेशन हुई हुई है उसकी वजह से जिनको मतलब इफेक्ट हो रहा है, वो मे भी मतलब इन्वेस्टमेंट के उनकी प्लान हो, लेकिन वो नहीं कर सकते टू दैट इन्फ्लेशन करंट पाकिस्तान सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये जो बाहर रहते हैं उनकी बात कर रही हैं आप? हाँ। और जो स्पेशली जो ओवरसीज़ क्लाइंट है उनका, क्योंकि जो ओवरसीज़ होते हैं वो पाकिस्तान में नहीं रह रहे, वो अपडेटेड होते हैं थ्रू न्यूज़ एंड इन चीज़ों से, और हमारी खबरों में क्या बिकता है। एग्जैक्टली ये एक अहम पॉइंट है। तो मतलब उनको आप कंटिन्यू करें, हमारे खबरों में क्या बिक रहा है उनको? बेसिकली जो हमारी न्यूज़ भी है वो ऐसे मतलब शो नहीं की, जो है एक्चुअल में वो शो नहीं हो रहा। हमारी न्यूज़ लोग क्यों देखेंगे? क्योंकि उन पे मसाला होना चाहिए ना, और मसाला क्या है? ये पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। हाँ, तो वो बेचारे देखने के बाद कहते हैं, मैं जब उनको फ़ोन करूँ, दोस्त यार जो भी दुबई में हो, तो कहीं हो यूएस में हो, कोई यूके में हो, तो उनका जवाब होता है, उनके एग्जैक्ट अल्फाज ये होते हैं, हमारा दिमाग ख़राब है, इसमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिकॉज दे आर वॉचिंग XYZ न्यूज़। एग्जैक्टली। और जिस लाइक के पाकिस्तान का दिवालिया होने वाला है, ये होने वाला है, इस तरह। तो अगर दिवालिया हो रहा है तो मैं दोबारा सी बात पे आता हूँ, बिल्कुल ज़ीरो कस्टमर है मार्केट में। तो जो है वो ज़्यादा समझदार है, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? वाई आर दे बाइंग? क्या ये बेवकूफ़ है? ये खबरें देखता। वो समझदार है, इस लिहाज से अगर वो इस टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, डेफिनेटली गवर्नमेंट या कोई भी इशू सेटल डाउन होते हैं किस तरह भी, तो उसकी इन्वेस्टमेंट आगे फ्रूटफुल होगी, वो प्रॉफिटेबल हो। मे बी उसने प्रॉफिट अर्न किया हो। जी। इस मौके का फ़ायदा उठा के मैं कहता हूँ कि जितने भी कस्टमर्स उनको मैं इनवाइट करता हूँ कि दफ्तर आएँ फ्री कंसल्टेशन के लिए, इस बात पे कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। प्रॉपर्टी छोड़ दें, सिर्फ इस बात पे कंसल्टेशन के लिए आ जाओ कि पाकिस्तान जा कहाँ रहा है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और थोड़ी सी मैं किताबी बातों की तरफ जाऊँ, तो उस लिहाज से ये मुल्क कभी दिवालिया नहीं होगा। ऐसा ही है, एंड कभी भी नहीं होगा। ट्रेडिंग का तो रूल ये है कि जब रेट्स गिर जाएँ तो आप उठा लें प्लॉट्स। जो प्लॉट फैसल हिल्स में 65 लाख का लोगों ने नहीं बेचा, वो आज 30 लाख का मिल रहा है 5 मरला पोजीशन वाला प्लॉट। और मार्गला एवेन्यू बन रही है, CDA उसको लॉन्च करने वाला है महीने के अंदर, तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके उसको लॉन्च कर दिया तो वो रेट उठ जाएंगे। सो ये वाला टाइम वो होता है जहाँ पे परचेजिंग करनी चाहिए।
तो उमर भाई आपको इसमें क्या ख्याल है? तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि लाइक हर बंदा जो पाकिस्तान में लाइक रह रहे हो, लाहौर में, कराची में, people are living over there and they always try to तो कभी दिल करता है कि वो हर बंदे का फील है कि मैं इस्लामाबाद में मेरा अपना घर हो, लाइक अपना मैं घर बनाऊँ. ठीक है, थैंक यू. हमारी टीम पूरे दिन काम करती रहती है तो बोल बोल के थक जाते हैं और मैं रात को उनको पॉडकास्ट पे बैठा दिया. आई एम नॉट अ गुड बॉस. अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो हमारे दूसरे शहरों वाले पाकिस्तानीज हैं, like people living in Rawalpindi, not Rawalpindi, Karachi, लाहौर, हर बंदा जो जिसके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा होता है वो ये चाहता है कि मेरा इस्लामाबाद में भी कह रहा हूँ. इस्लामाबाद तो आपको पता है टोटली सैक हो गया. लाइक जितने भी ये CDA के सेक्टर हाँ, जो मतलब अंदरून इस्लामाबाद है वो ज़रा जो सेंट्रल मेन इस्लाम वो तो ऑलमोस्ट टोटल पैक महंगा भी हो गया है. महंगा भी हो गया. तो डेफिनेटली दे हैव टू बाय समवेयर इन दिस सोसाइटीज़. ठीक है, ये जहाँ तक अब जा रही हैं लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. और सेकेंडली इसमें अभी देखें जो सोसाइटीज़ हैं उनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत इन्वेस्ट करते हैं. हाँ, और वो करते रहे क्योंकि उनको भी चाहिए कि वो इस्लामाबाद में भी अपना एक उनका सेटअप हो या घर हो. तो प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मार्केट कंडीशन कोई भी हो, कंट्री की कंडीशन कैसी भी हो, प्रॉपर्टी में देयर आर पीपल्स ऑलवेज फॉर देयर नो इन्वेस्ट. इसमें आप जब भी काम करेंगे तो आपको कोई ना कोई मुझे डेफिनेटली काफ़ी लोग मिलेंगे जो हर वक्त इन्वेस्ट करते हैं. पाकिस्तान में और कुछ है नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए ना. सोना लोग शादी के टाइम पे ख़रीदते हैं और स्टॉक्स में लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे, शायद ना यहाँ की स्टॉक मार्केट इतनी तेज़ है. बाहर की स्टॉक मार्केट में लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के तरीके शायद नहीं पता. तो पाकिस्तान में रियल इस्टेट ही है. रियल इस्टेट ही और क्या है, और मेरे ख्याल से देखें डाटा की बेस पे चलना पड़ेगा हमें. हम भी मतलब अंदर नहीं खेल सकते. डाटा की बेस पे हमें इस वक्त लाखों घरों की ज़रूरत, 10 लाख घरों की जो वक्त ज़रूरत है हमें. तो 10 लाख घरों का मतलब 10 लाख प्लॉट्स. और जितनी मर्जी सोसाइटी होती है, सोसाइटी में कितने प्लॉट्स निकलते हैं? 4000 प्लॉट्स निकलते हैं, 5000 प्लॉट्स निकलते हैं, जो कि 4-5 महीने के टाइम के ऊपर जाके बिकते हैं. तो अभी भी बहुत सारे प्लॉट्स की या घरों की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में मौजूद है. तो डाटा की बेस पर भी आई थिंक ये साबित होता है कि रियल इस्टेट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान. अच्छा, मैं ज़रा अभी थोड़ा सा शोगल की तरफ आते हैं, फिर हम तो इख्तिताम की तरफ जाएंगे. इतने क्लाइंट से आपकी इंटरेक्शन होती है हर रोज़, तो कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं जो कहते हैं बस मुझे ज़्यादा मतलब मुझे चूना ना लगाएं, मुझे पता है 15,000 रुपये का मिल रहा है फलानी जगह से. वो अलग बात है कि जब वो 15 का फांस लेता है फिर उसको उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं मिलती. जी. तो द रीज़न कि मैं अपनी टीम को मना करता हूँ कि इतना डिस्काउंट मत दें, उसकी वजह ये होती है कि हमने आफ्टर सेल सर्विसेज देनी होती है ना. सो हमें जब एक कस्टमर कमाने का मौका देगा तो हम कस्टमर की जर्नी में उसका साथ देंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि वो प्रॉफिटेबल होगा. एंड एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर ही अपनी मार्केट ख़राब करता है जिस मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और डिस्काउंट के पीछे फिर के. तो दोबारा इस बात पे आता हूँ कि कोई लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और कोई लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब होंगे. सो माई क्वेश्चन इज़ कि आप लोगों से, और थोड़ा सोचे खैर, कोई ऐसी अजीब व गरीब दास्तान आज तक आई है कस्टमर के साथ डील करते हुए? उमर भाई ने माइक उठा लिया, उनको याद है कहानी. एनी स्टोरी किसी कस्टमर की, या तो कोई बहुत ही वेट किस्म की उसकी रिक्वेस्ट थी या वेट सिनेरियो बन गया था, उससे आपने क्या सीखा, एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट अदर कस्टमर्स? जब तक उमर भाई जवाब देते हैं तब तक आप लोग भी सोचें. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग मसालेदार. जो भी नॉर्मल कंडीशन चल रही है इसमें क्लाइंट की बड़ी अजीब सी क्वेरीज आ रही हैं सब. कल मुझे क्लाइंट ने कहा कि मुझे आप 10 लाख में अपार्टमेंट ले दें यार. मैं बड़ी मुश्किल से मैंने 10 लाख इकट्ठा किए हैं. 10 लाख फुल प्राइस? 10 लाख मैं इंस्टॉलमेंट दे सकता हूँ, डाउन पेमेंट 10 लाख पेमेंट दे सकता हूँ और फिर मैं किस्तों में वाली से थे वो. ठीक है. तो इसी तरह एक हिसाब मिले, वो मुझे कैसा जी 20 लाख में मुझे कोई प्लॉट लेके. ठीक है. प्लॉट मुझे चाहिए बनी रहा था, मेन इस्लामाबाद में चाहिए. मैंने कहा आपको 2.5 मरले के चाहिए या 2 मरले के चाहिए? कहते नहीं सच्ची चाहिए भी 5-7 मरले के चाहिए. अच्छा, तो 20 लाख में सब बजट को इंक्रीज़ कर दें आप. 20 लाख में तो प्लान भी मतलब प्लॉट पे बजट. तो ये क्या वजह थी कि वो इस सोच में बैठा हुआ था कि बनिगाला इमरान खान के पास उसको 20 लाख में 7 मरले का प्लॉट मिल जाएगा? अब पीपल इनका लाइक कम होता है बजट. हाँ. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, टीचर है या इस तरह,
तो वो थोड़ा सा उनको इसी तरह फील होता है कि हमें कुछ सस्ती सी चीज़ इंस्टेड ऑफ बाइंग इन अ सोसाइटी। और कुछ इसमें बात मानते भी नहीं, वो कहते हैं नहीं नहीं वो हो जाएगा, आप कोशिश तो करें ना। अब प्लॉट 70 लाख का, वो कहेंगे आप कोशिश तो करें ना, आप क्या कोशिश करें, मैं प्लॉट को किधर खींचूँ। उनसे तो उन्होंने मीटिंग में 10 लाख वाली उन्होंने क्या है मियाँ मरी से जब ख़ास अपार्टमेंट लेने आऊँगा। खास अपार्टमेंट आपसे लेना है मुझे, वैसे अपार्टमेंट की कितनी होती है डाउन पेमेंट इस्लामाबाद के आसपास? नॉमिनल भी लाइक 50-60 तो लाइक अच्छे अपार्टमेंट का 2 बेड का डाउन पेमेंट होती है, और वो 10 लाख में कहाँ मिल जाएगा उसको? 10 लाख में क्या मिलेगा? ओनली पैसे उस साइड पे है कोई अपार्टमेंट। अच्छा जो हाँ जो इस तरह दूर की सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे जो बिल्डिंग्स बन रही है वहाँ मिल जाएगा, लेकिन इन लोगों को ख़ास इस्लामाबाद में चाहिए ना। तो आई कमेंड कि ख़ास इस्लामाबाद में ख्वाब सबका होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है। तो अर्बनाइजेशन भी तो हो रही है ना, तो इस्लामाबाद अगर महंगा हो गया है तो जितना इस्लामाबाद ग्रो हो रहा है तो अब बाहर वाला सस्ता है, तो ये यहाँ पे तो ग्रोथ नहीं रुकेगी, ये और भी ग्रो होगा। तो जो अभी सस्ता है ये फिर महंगा हो जाएगा, उसके बाहर वाला सस्ता होगा। मतलब एक टाइम था कि बहरिया टाउन में आप लोगों ने 35-35 लाख के भी लिए हैं 10-10 मरला के प्लॉट, आज कल वो 180 में मिल रहे हैं। मतलब एक जगह पे अभी कल मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था कि मैंने 25 लाख का 8 मरले का प्लॉट लिया था और साल हुआ उसको, तो मैंने कहा 50 लाख का हो गया। मैं डीलर को बोलता हूँ कि बेच, तो मैंने फ़ोन किया तो कहता है 1,40,00,000 का हो गया। सो लुक एट दिस मल्टीप्लायर। लेकिन तो अब लेते वक्त हम कहते हैं ओहो बहुत दूर है, लेकिन जब तक फिर वो मैच्योर होता है तब तक पूरी मार्केट ने उस तरफ का रुख पकड़ लिया होता। ज़ुबैर कोई कहानी इस तरह की कोई ख़तरनाक सी आई थी? मेरे साथ हुआ ये कि एक पेशावर के भाई साहब मिले मुझे, तो उन्होंने एक अजीब व गरीब रिक्वायरमेंट डाली। तो वो मुझे कहते हैं कि मुझे एक ऐसी जगह प्लॉट चाहिए 20 मरले का कि मैं मोटरवे से उतरूँ M1 से, और बस उतरते साथ ही मैं उस सोसाइटी में घुस जाऊँ, मुझे 2 मिनट की ड्राइव भी ना करनी पड़े। कनाल का प्लॉट चाहिए। तो मैं उनको बेसिकली एवरलोन बेचना चाह रहा था, वो उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। तो मैं थोड़ा दिमाग लगाया, तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करें टॉप सिटी में ले लें। तो कहते टॉप सिटी की लोकेशन बताओ। मैंने बताई लोकेशन, उसे एग्जैक्ट समझा दी, लेकिन फिर वो उनकी सुई वहाँ पे अड़ी हुई थी कि मुझे 2 मिनट भी ड्राइव नहीं करनी है, मोटरवे से मैं उतरूँ, इंटरचेंज से उतरूँ और बस उस सोसाइटी में घुस जाऊँ। मैंने उस भाई साहब के साथ तकरीबन 1 हफ़्ता बात की, उनको मैंने टॉप सिटी विज़िट भी करवाया, लेकिन विज़िट करने के बाद स्टिल उनकी सुई हुई अटकी थी कि मुझे इतना दूर नहीं आना है। तो मुझे कोई ऐसी सोसाइटी बताएं कि बजट कहते थे कोई इशू नहीं है। अच्छा भैया, तो ये तो फ़नी ना हुआ। ये तो ये देखिए ये भी हमारी नाक काट रहे हैं यहाँ पे। तो ये मोटरवे पे उतरते साथ कौन सी सोसाइटी है आपको नहीं पता? आप बताएं मुझे, ये मैं भी इम्तिहान लेता हूँ। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है। बिल्कुल है, वैसे साथ उतरते ही सर बिल्कुल है। आप मोटरवे से उतरेंगे और आप सोसाइटी में एंटर हो जाएंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी को इंटरचेंज पे मोटरवे से दिया गया है, तो मोटरवे से उतरते साथ ही हुई ना। उससे भी पहले बताता हूँ, उससे पहले चक्कर ये पेशावर के था, मोटरवे पर पेशावर में था ना। सिटी वाली है। फैसल टाउन नहीं नहीं, नो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि फैसल टाउन भी बाय द वे इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि उतरते साथ आप फैसल टाउन के लिए 2 मिनट की ड्राइव तो नहीं होगी, 1 मिनट की होगी। संजानी इंटरचेंज वो सीधा वापस टाउन में एंटर होता है। वो कह रहे थे कि मैं मोटरवे से उतरूँ और बस मैं डायरेक्ट उस सोसाइटी में इंटर हो जाऊँ। AWT संजानी का टोल प्लाजा है ना, वो सीधा वापस टाउन में उतरता है। दैट्स अ गुड ऑप्शन। तो अगर वो क्लाइंट वीडियो देख रहे हैं तो वापस टाउन में ले ले। ये देखिए ये भी बड़े पॉडकास्ट में हमारी नाक काट दी। सर नहीं, मैं अपने मुअज़्ज़िज़ क्लाइंट्स को ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी ड्राइव तो करनी पड़ती है आपको। उसको बजट का मसला नहीं है ना, उसको बजट का कोई मसला नहीं है। पेशावर वाले के बजट का मसले नहीं होते। देखिए इमरान खान साहब बैठे हैं हमारे पास। तो सर आपके पास कोई इस तरह कोई आया है? अभी तक इतने आपका टेन्योर थोड़ा छोटा गुजरा है अभी तक रियल एस्टेट का, लेकिन कुछ हुआ है इस तरह के खास? दूसरा महीना था नील केस में, अल्लाह खैर करे। उस पे NMC 5 वाला मेन बुलेवर्ड का डील मैंने किया था। ठीक है उस टाइम जब मैं शाम को यहाँ से जा रहा था तो 1 लाख 9 में ठीक है। और मैंने उस बंदे से टोकन भी लिया, ये वो वाली कहानी है। हाँ और आगे 50,000 की हाँ। मैं आया था नीलवेस में। और उससे मैंने रिसीविंग भी नहीं ली। हाँ। सुबह उस पर 4-5 लाख वहाँ चला, फिर और वो बंदा बैक हो गया जो बेच रहा था जो बेच रहा। तो बैक हो गया, और ख़रीदने वाले आपको टोकन दिया हुआ था। उसने मुझे 1 पीस दिया था और मैंने आगे 50 टोकन किया। तो आप मतलब जो जिसने आपसे ख़रीदना था वो पीछे ही पड़ गया, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल गया ना, उसने पीछे नहीं हटना था। तो फिर नुकसान हुआ था। तो नुकसान होता है दूसरे महीने। तो इससे आपने क्या सीखा? उससे मैंने यही सीखा कि रिसीविंग लेनी चाहिए, और
उसके बाद आपके जैसे ले भी रहे तो उनसे भी रिसीव। एज अ कस्टमर रिसीविंग अपनी लाजिम मिले, जी जी। ताकि आपकी जो डील है वो कंफर्म हो जाए। खैर है, तो आपने सीख लिया ना। आपको न्यूक्लियस में पैसे वापस नहीं मिलते, यहाँ उधार और वापसी नहीं होती। जी जवेरिया, आपको तो माशाल्लाह 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, यूजुअली मेरे साथ केसेस इस तरह के नहीं हुए अच्छा, कि मैं मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स से कोशिश करती हूँ कि कहाँ मुझे ये किसी सीनियर बंदे को इन्वॉल्व कर लूँ। लेकिन एक केस ऐसा है, लीड्स की बात करें, जो एंड यूज़र है, हाँ। उनके साथ मेरी कुछ दिन पहले बात हो रही थी। एंड दे वांट, मतलब उनके पास इतना बजट भी नहीं है, उनको एक सोसाइटी में प्लॉट भी चाहिए भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, और थोड़ा सा मतलब लेस मार्जिन में चाहिए। और उनको सारी डिटेल बता दी, सब कुछ कर दिया, और मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करके कहते हैं कि आपको पैसे भिजवा देता हूँ, लेकिन आप मुझे ना प्लॉट मतलब साइट पे दिखा दें कि मेरा प्लॉट किधर है। तो ये एक मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है उन एंड यूज़र्स के लिए भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट पे स्पेशली, कि हम ऑन स्पॉट प्लॉट नहीं दिखा सकते, क्योंकि सोसाइटी को एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि सोसाइटी ने भी पेमेंट लेनी है, अपना काम करना है, डेवलप करना है, उसके बाद आपको देना है। तो बस एक ये हुआ था। वो चाह रहा था मुझे प्लॉट दिखाओ, एग्जैक्टली, सुन्नत है, मैंने वहाँ खड़े होकर इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे दिखा दो कि मुझे कौन सी लोकेशन मिलेगी, फिर डील वापस होंगे उसकी। ये होगा। हाँ, उसने डील नहीं करवाई क्योंकि मैं उसको प्लॉट नहीं दिखा। उसने देखना था ना मेरा गाड़ी कहाँ पार्क होगी, वो कह रहा था रास्ता मुझे चेक करना है कि कौन सा रास्ता मेरे प्लॉट तक जाता है। वो उसकी वजह के वो पता उसकी तरह का बंदा था। हाँ, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा, मुझे ये देख। तो मतलब लोगों को काइंड ऑफ फाइल और ऑन ग्राउंड प्लॉट डिफरेंस नहीं का डिफरेंस अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हम न्यूक्लियस के प्लेटफॉर्म से इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं उनको क्लियर करने के लिए कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड पोजेशन प्लॉट्स। आप लोग इसको यूट्यूब कर सकते हैं। सो हम आते हैं अभी अरूज पे। कोई अनोखी दास्तान? सर मेरे पास तो रिसेंट की अनोखी कुछ दास्तानें हैं जिसमें मुझे खुद भी होता है कि मतलब एक कॉमन सेंस वाली क्लाइंट भी अगर यूज़ करे, कॉमन सेंस वाली बात होती है। मतलब मोस्टली क्लाइंट्स लाइक ब्लू वर्ल्ड सिटी का जिस तरह 80 और 87 हज़ार के आप प्लॉट में मुझे कहते हैं कि हमें इधर फ़ौरन घर बनाने देंगे। मतलब मैं खुद इस बात पे होती हूँ कि आप 80,000 या 87,000 दे के 87,000 अमाउंट आप कहते हैं मुझे घर बनाने दें। ऐसा तो नहीं होता ना। सोसाइटी ने अपना, आप इतनी सी चीज़ में तो आप कुछ अगर एक छोटी सी भी आज कोई चीज़ खरीदने जाए और आप कहते हैं इस्लामाबाद में आप 87,000 दे के आप घर बना लें, इट्स इम्पॉसिबल थिंग कि आपको पूरा पे करना होता है। उसका जो टेन्योर होता है उसको भी आपने देखना होता है। आप ये नहीं होता है कि आपकी ज़रा सी अमाउंट आ गई और आपका घर बन गया। तो आपको 4 ईयर में जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग पे करना होता है आपको। ये हर कस्टमर को ये लगता है कि बस मैं ही वाहिद कस्टमर हूँ इनका, और मैं ही प्लॉट ले रहा हूँ सोसाइटी के अंदर, तो मुझे ही बस सारी की सारी सोसाइटी दे दो। मैं 80,000 रुपये दे रहा हूँ और मुझे कनाल का प्लॉट होना चाहिए मेरा, और वो फ्रंट रोड पे होना चाहिए, मोटरवे से उतरते साथ होना चाहिए, और पास में पार्क भी हो, और जो है लॉन के लिए एरिया भी हो, स्पेशली एक्स्ट्रा लैंड भी हो, एक्स्ट्रा लैंड, उसमें कोई मज़ा सा फाउंटेन भी सोसाइटी के लगा दे, और सामने कमर्शियल भी हो, कमर्शियल जहाँ से मैंने सोचा सिर्फ डबल रोटी वगैरह ख़रीदनी हो। तो ये मसला है। बट वंस अगेन मेरे ख्याल से हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं ऐसी फील्ड में जहाँ हम लोगों का ख्वाब पूरा करते हैं। सो काइंड ऑफ इसमें एक इमोशनल वो भी है कि आप लोगों को वही जगह लेके दे रहे हैं जहाँ पर उन्हें घर बनाना है। सो मेरी हमेशा ये एक्सपेक्टेशन है अपनी प्यारी सी टीम से कि किसी भी क्लाइंट को गलत चीज़ रिकमेंड कभी ना करें। अपने 1,000 2,000 5,000 रुपये बचाने के लिए हम उसको गलत तरफ ना उसका रुख बनाएं, क्योंकि उसने मेहनत मजदूरी की है और जब तब जाकर उसने पैसे बचाए हैं। क्योंकि एक क्लाइंट है जो 87,000 रुपये डाउन पेमेंट सिर्फ दे पा रहा है, तो आप सोचें फाइनेंशियली उसने बहुत मुश्किल से पैसे बनाए होंगे। नॉट सेइंग कि जिसके पास पैसे बहुत हैं उसको चुना लगाओ, किसी को भी ना लगाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशन अगर आपने बनाना है क्लाइंट के साथ, और ये आपकी फील्ड है जिससे आपने रोजी रोटी कमानी है, सो आपने उसको ऑथेंटिक चीज़ रिकमेंड करनी होगी। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है, राइट है। वो भी एक प्लान करके चल रहा होता है ना कि मुझे इस मंथ इतने इंस्टॉलमेंट देनी है, कंफर्मेशन, वो सारे पैसों को और कैलकुलेट कितने रिलीजियसली वो लोग कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़ुबैर, पॉडकास्ट कैसा रहा आपका आज? सर अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया आपके साथ बात करके सर, बहुत एंजॉय किया। तो आपको ये न्यूक्लियस की जो यूट्यूब पे हम लोग लगाते रहते हैं शोगल ये वीडियोस, क्या लगता है आपको यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर ये हम टाइम वेस्ट तो नहीं कह सकते इसको, हम उन लोगों तक रियल एस्टेट को पहुंचाना चाह रहे हैं जिन तक प्रॉपर कोई चीज़ पहुंच नहीं सकती। और आजकल यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो हर बंदे के फ़ोन में है, हर बंदा
जो यूट्यूब देखता है उसको उस तक हम ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि रियल इस्टेट बेसिकली है क्या चीज़, और वो उसको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आजकल हर बंदे के पास पड़ी होती है, थोड़ी ना थोड़ी, थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी बहुत। तो आप अप्रिशिएट करते हैं इस एफर्ट को। तो आपका तो बिल्कुल भी दिल नहीं था रियल एस्टेट में आने का। था नहीं, आने के बाद फिर अब आपका रियल एस्टेट छोड़ने का दिल है या बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है सर। रियल एस्टेट तो आप चाहते हैं कि मार्केट बिल्कुल भी ठीक हो जाए? सर ऑफ कोर्स मार्केट ठीक होगी तो सब ठीक होगा। थैंक यू सो मच टीम हमें ज्वाइन करने के लिए आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू उमर भाई को माइक करीब कर दो। आपने हमें टाइम दिया और माजरत आपकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी आज। और ये हमारे इमरान खान साहब को थैंक यू। इनके सामने वीडियो बनानी है, कभी कोई खान वाली शोहल वाली कोई वीडियो हम लोग बना लेते हैं। वैसे भी वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, या आप उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, या वो आपके, पता नहीं, दोनों की शक्लें सेम है। अच्छा ये शक्लें सेम है, क्या पता वो इनके बहुत बड़े फ़ैन हो। तो थैंक यू मसूद, थैंक यू ज़ुबैर, थैंक यू उमर भाई, थैंक यू जवेरिया। और जवेरिया की गाड़ी आ गई थी, हमने फिर भी इनको रोका कि नहीं हमने आज पॉडकास्ट बनानी है। सो दिस इज़ आई थिंक अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई टीम एंड थैंक यू अरूज। मेरी टीम में मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं और ये सब उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सबको आपने वीडियोस में देखा होगा, हसान वीडियो बनाते हैं, अम्बर वीडियो बनाती हैं, मशहूद वीडियो बनाते हैं, और अरसलान भाई भी कभी कभी वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज मैं सोचा कि मैं, बिकॉज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ स्टेक होल्डर इन द रियल एस्टेट मार्केट, क्योंकि अगर न्यूक्लियस मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर किरदार अदा कर रहा है तो हमारे बैकबोन पे ये टीम बैठी हुई है। और इस वक्त हमारे इन सारी टीम के सामने सीखने के लिए हमारे एक और बंदे बैठे हुए हैं, अब्दुल वासे, इस वक्त दिख नहीं रहे, तो हम उनकी तस्वीर यहाँ की लगा देंगे। ये तस्वीर है वैसे की, ये हमारे बहुत अहम स्टेक होल्डर हैं यहाँ पे, और ये हमारे बहुत सारे मसाइल हल करते रहते हैं, लेकिन हमारे वन ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार्स हैं रियल एस्टेट के अंदर। सो थैंक यू टीम, वंस अगेन थैंक यू गाइस, ताकि आपने ये वाला पॉडकास्ट देखा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस पर लाजिम फीडबैक कीजिएगा, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आया अपनी टीम के साथ पॉडकास्ट करके। मैं उनको एक्सपीरियंस देना चाहता था कि हम लोग किस तरीके से ज़रा डिफरेंट एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं टू माई टीम, एंड किस तरह का हम लोग डिफरेंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उनके इन्वेस्टर्स को, उनके कस्टमर्स को, जो कि हमारे इन प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक के थ्रू आगे इनके साथ कनेक्ट होते हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियस एट नाइट के एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।